कैसे, मतलब मुझे दुर्भाग्य लग रहा है कि उनको सेट कहा जाता है। अब उनको फिल्मों की तरह कचरा सेट भी कहा जाए क्या? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। जैसा कि मैंने आपको पिछले खबर में बताया था कि मेरा भाईंदर महानगर पालिका के महिला व बाल कल्याण विभाग में जो बड़े पैमाने पर कई वर्षों से भ्रष्टाचार चला रहा है, उस भ्रष्टाचार को उजागर किया था दीप काकड़े ने। और इसकी अब उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा जांच करने की मांग की है। दोषियों पर कार्रवाई करने, दोषियों के खिलाफ में फौजदारी मामला दर्ज करने की भी ये मांग करने वाले हैं। ये तो हो गई उस महिला बाल कल्याण विभाग के भ्रष्टाचार की बात। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ दीप काकड़े के पास में फिर दोबारा से इस मुद्दे को लेकर के भाईंदर ईस्ट के साई बाबा नगर से लेकर जरीमाली तालाब यानी 146 जो मतदार संघ है विधानसभा का, उनके एमएलए प्रताप सरनाइक ने जो नया प्रस्ताव लाया है कि यहाँ पर करीब 10 छोटे मोटे डंपिंग प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। इस डंपिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ में अब महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव दीप काकड़े ने फिर आवाज बुलंद की है। फिर उन्होंने इसे एक मुहिम की शक्ल दी है कि किसी भी सूरत में वो इन डंपिंग प्रोजेक्ट को या उनके इलाके में पूरे मेरा भाईंदर शहर में आने नहीं देंगे। इस पर हमसे बात करने के लिए दीप काकड़े है। दीप काकड़े जी, क्या कहेंगे आपके जो 10 डंपिंग प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की है एमएलए प्रताप सरनाइक ने राज्य शासन से, उन डंपिंग प्रोजेक्ट की क्या जरूरत है यहाँ पर और आप क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? देखिए कैसे है, शहर की अपनी खूबसूरती होती है और खूबसूरती के साथ कचरा नहीं चलता। कचरा हम लोग तैयार करते हैं और उसको ठीक तरह से डिकम्पोज करना चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन अपने शहर में ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट इतनी बेरहमी से नाठीक तरीके से पार होते जा रहा है कि जहां पे हमें ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। अगर वो ठीक से होता तो शायद हमारे उत्तरवासियों को दुर्गंधी का और बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता। अब भले उसी का छोटा स्वरूप वो अलग अलग जगहों पे कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे ये 5 किलोमीटर की रेंज में ये 10 प्रोजेक्ट अगर तैयार होते हैं तो ये 500 मीटर या 1 किलोमीटर की पेरीफेरी में दुर्गंधी देते रहेंगे। इससे ये रहवासी संकुल के इतने नजदीक प्रोजेक्ट किए गए हैं कि जहां पे चलते फिरते आते जाते हमें सिर्फ कचरे की दुर्गंध आने वाली है। क्योंकि आपको एक बात पता है कि कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसके एग्जीक्यूशन में कुछ ना कुछ फ्लॉ रह ही जाता है। और ये कचरा है, गीला कचरा है यार। ये ट्रक जब रास्ते से निकलता है तब हम नाक बंद कर लेते हैं, बीमारियों के साथ आगे बढ़ते हैं। तब ये कचरा अगर किसी स्कूल के बगल में, जैसे वो 7-11 स्कूल के बगल का ग्राउंड है, नवघर में जो मुख्य मैदान है उसके पीछे का ग्राउंड है, गुड़गांव में यहाँ पे स्कूल के पीछे का जगह है, ये रहवासियों के साथ रहने वाली जगह है, मार्केट बगल में है, वहां पे अगर ये प्रोजेक्ट होते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्गंधी और वहां पे बीमारियां बढ़ेंगी, नंबर 1। नंबर 2, ये विषय अगर उनको पारित करना ही था तो उनके खुद की जगह घोड़बंदर में है, जो हाल में मेरे ख्याल से ईडी ने जब्त की नहीं की, अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका काफी बड़ा प्रोजेक्ट वहां पे बंगलो वाला प्रोजेक्ट है। तो वहां वो रिहायशी इलाके से काफी दूर है। वो प्रोजेक्ट हमारे आमदार साहब ने लोगों के लिए देना चाहिए। और ये जो 10 प्रोजेक्ट एक साथ अलग अलग जगह पे करने की कोशिश है, वो वहां पे उनके प्रोजेक्ट में करो। वहां पे तो उनको कोई जमीन का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, खुद ही को उनको अनुमोदन देना है। बाकी सरकार से जो मुआवजा आएगा वो ऐसे वैसे भी वो लेने ही वाले हैं। तो अपनी जमीन पे मुआवजा ले लो और वहीं पे जाके अपने डंपिंग ग्राउंड बना दो। हम किधर ना बोल रहे हैं, वहां पे एग्जीक्यूशन खुद की जमीन है तो वो ज्यादा एफिशिएंट वे में भी कर पाएंगे। और अगर नहीं भी हुआ तो लोगों को दिक्कतें कम हो जाएगी, सीधी सादी बात है। देखिए कैसे है कि कुछ महीनों पहले ये वही एमएलए साहब है जो यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी थी, जो अपना एक प्रोजेक्ट वहां पे वो पारित करना वाली थी, उसको विरोध कर रहे थे, जो कि सूखा कचरे का था, केवल सूखा कचरा का था, गीले कचरे का नहीं था। अब ये खुद वो प्रोजेक्ट आगे लेके जाने वाले हैं और यही सत्ताधारी पार्टी है जो उसी तरह के प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है। मजेदार बात यह है कि कचरे के विषय में ये दोनों पार्टियां यानी भाजपा और ये शिंदे गठ, ये जो शिंदे गठ की शिंदे सेना है, ये वाला गठ, ये दोनों पार्टियां आपस में मिलीजुली है क्योंकि उनकी सरकार स्टेट में मिलीजुली है। और उनका एजेंडा यही है कि जितने दिनों की ये सरकार वेंटिलेटर वाली सरकार है, ये उतने दिन जितनी ज्यादा मलाई कमा सके उतनी मना ले। और उसी के लिए 5 करोड़ का टेंडर या जो निधि है राज्य सरकार ने आनंद फानंद में पारित किया है। मैं ये आरोप क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि देखिए अब तक प्रोजेक्ट का लेआउट नहीं बना है, अब तक एग्जीक्यूशन का पूरा प्लान नहीं बना है।
पूरा उसका बजट जो है वो बाहर नहीं निकला है, लोगों की अनुमति है नहीं है, ये नहीं पारित की है, सरकारी रिजर्वेशन की जगह पे उन लोगों ने ये विषय डाल दिया है। लेकिन 5 करोड़ का निधि तुरंत पारित हो गया, यानी 5 करोड़ के निधि से 23 तक का इनको मिल जाए। कोई मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, कोई 50 करोड़ रुपए इसके लिए प्रताप सरनाईक ने मांगे थे राज्य सरकार से, जिसमें से पहला टोकन के तौर पर ये 5 करोड़ रुपए मिला है, मतलब 45 करोड़ रुपया और मिलने हैं ये 10 प्रोजेक्ट के लिए सरकार से आए, जिसमें से बराबर 75% पैसा जो है राज्य सरकार देगा, 25% हमारी महानगर पालिका देगा। ये वो पुरस्कार मूल 100 रुपए उन 10 प्रोजेक्ट का। एग्जैक्टली। अब ये जो जगह इन लोगों ने चुनी है उसमें से काफी जगह खेल के मैदान है या उसके आसपास का इलाका है। पहले ही इन लोगों को बिल्डर के साथ मिलकर खेलों के मैदानों पे कब्जा करने की आदत है। अब ये कचरा के नाम पे उन खेलों के मैदानों पे रखेंगे तो क्या हम लोग खेलने के लिए आपके विहंग होटल में आए, हमारे बच्चे खेलने के लिए क्या आपके बिल्डिंगों के टेरेस पे जाए, कि हमारे बच्चे आपके जो ऑफिस है वहां पे आके क्रिकेट खेले? तो इन सारी विषयों में आरोग्य का विषय इंपॉर्टेंट है, दुर्गंधी का विषय इंपॉर्टेंट है, बच्चों के युवाओं के खेलने की जगह हड़पने का विषय इंपॉर्टेंट है, और इन विषयों के साथ वो खुद की जगह होने के बावजूद क्यों सरकारी जगह पे जा रहे हैं? अगर उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट इतना है, कैसे, मतलब मुझे दुर्भाग्य लग रहा है कि उनको सेट कहा जाता है, अब उनको फिल्मों की तरह कचरा सेट भी कहा जाए क्या, ऐसा वाला वो विषय हो जाता है। लेकिन वो सीनियर है, समझदार है, मुझे लगता है कि वो जल्दी ये 10 जगह पे ना जाते हुए अपनी खुद की जगह, बहुत ही स्वेच्छा, और उनका दिल भी बहुत बड़ा है, जितना मैं उनको जानता हूँ सरनाईक साहब को, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो अपनी जगह बिना कोई प्रॉफिट देके सरकार को डोनेट करेंगे और ये सारा कचरे का जो डंपिंग प्रोजेक्ट है वो अपनी जगह पे करेंगे, इसकी मुझे गारंटी। तो 10 जगह ना बनते हुए अगर एक ही जगह पे बन जाता है पूरा डंपिंग प्रोजेक्ट, बड़ा बनेगा, आलीशान बनेगा, मगजमारी नहीं, स्टाफ कम लगेगा, उतना ज्यादा एरिया नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो युवक कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी आदरणीय मुजफ्फर हुसैन और जिलाध्यक्ष प्रमोद सावंत जी के द्वारा हम हर घर जाने वाले हैं, हमारी स्वाक्षरी मुहिम शुरू होने वाली है, और हर घर जाके हम लोगों को पूछेंगे क्या आपको ये चाहिए। हाँ, अगर लोगों ने बताया कि भाई हमें ये चाहिए तो हमें उसका विरोध नहीं होगा, लेकिन अगर लोगों ने कहा कि नहीं हमें ये कचरे के प्रोजेक्ट हमारे घर के नहीं चाहिए, तो वहां पे जो डंपर आएंगे उसके नीचे हम जाके सोएंगे, डंपर आगे नहीं जाएगा। खाद निर्मित नाम दिया गया है उन डंपिंग प्रोजेक्ट को, तो चाहे कान यहां से पकड़ो या यहां से पकड़ो, कान को ही पकड़ना है। क्या ये बेवकूफ बनाने का नया तरीका लगता नहीं आपको कि पूरी तरह से कामयाब नहीं होगा? कैसे है, दुर्भाग्यवश हमारे देश में हमारे जो सर्वोच्च नेतृत्व है केंद्र में, वहां से लेके नीचे तक सभी लोगों को झूठ बोलने की बीमारी जड़ गई है और लोगों को घुमा फिरा के योजनाओं में अटकाने की कोशिश है। अब खाद निर्मित के तहत ये जो विषय करने वाले हैं, ये खाद निर्मित किससे होने वाली है? तो ये कचरे से होने वाली है, बराबर, ये गीले कचरे से होगी। तो ये खाद निर्मित यानी ये कचरा प्रोसेसिंग की स्कीम है। अगर ये कचरा प्रोसेसिंग की स्कीम है तो पहले से वो उत्तर में मौजूद है, उसको ही ये ठीक नहीं कर पाए हैं। ये खाद निर्मित के नाम पे जनता को मूर्ख बनाने की इनकी स्कीम है। इनको कचरे की विल्लेवाट करवानी थी ना, तो मेरे ख्याल से हाल में हर बिल्डिंग को, हर बिल्डर को कंपोस्ट का प्लांट लगाने का रेरा के तहत कंपल्शन है। इन्होंने इतने सारे नए प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं उनकी 146 की असेंबली में, जाके देखते हैं कितने बिल्डिंगों ने अपने अपने कंपोस्ट के नए प्रोजेक्ट्स वहां पे बिठवाए हैं और उनमें से कितने लोगों को इन आमदार साहब का संरक्षण है। अगर इनको कचरे की इतनी परवाह है तो वो नए बिल्डिंगों के प्रोजेक्ट में अपने अपने डिकम्पोस्ट प्रोजेक्ट उनको लगवाने चाहिए थे। सरकार की योजना है, कंपल्शन है। अगर वो ना करते हुए सरकारी जमीनों पे इस तरह का ये प्रोजेक्ट करवाते हैं तो इनको जनता का हित नहीं चाहिए, इनके खुद के मलाई की इनको जरूरत है और उसी के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। दीप काकड़े जी, आपको बैठे बैठे एक मुद्दा भी आने वाले चुनाव को देखते हुए कचरे के विषय को लेकर देखिए, मुझे लगता है कि जब चुनाव आते हैं तो हर मुद्दा चुनावी मुद्दा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये केवल चुनाव का मुद्दा ना होते हुए हमें इसके जनता के आरोग्य के साथ देखना चाहिए, क्योंकि हाल ही में कोविड हो गया है। पेंडेमिक में पहले से ही हमारे लोग काफी बीमार चले हैं, लोगों की इम्यून पावर कम हो गई है। अगर उसमें हम दुर्गंधी लायक कचरा अगर घरों के बगल में रखेंगे और उसका प्रोसेसिंग ठीक से नहीं होगा तो उसकी वजह से जो बीमारी होने वाली है उसकी फ्रीक्वेंसी पहले अगर कम थी तो अभी ज्यादा होगी,
क्योंकि लोगों की इम्यून पावर कम हो चुकी है। आप पैंडेमिक, अभी तक डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर नहीं किया है कि पैंडेमिक खत्म हो गया है, हम ठीक है पाबंदियों से मुक्त हो गए, लेकिन पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे माहौल में इस तरह के कचरा सेठ की ये करतूत जो है, ये करतूत लोगों की जान ले सकती है, और इसके लिए हमारा ये विरोध है। चुनाव रहे चुनाव ना रहे, अब तक डिक्लेरेशन तारीख का कुछ हुआ नहीं है, 1 साल के बाद भी हो सकता है, लेकिन हम कल से इसे रास्ते पे लेके ही उतरेंगे। ये हमारी कोशिश जनता के हित के लिए है। ठीक है, आज हो या फिर 1 साल के बाद में चुनाव, लेकिन आपको जमीन तो मिल रही है अपना बेस खड़ा करने के लिए, मुद्दे मिल रहे हैं। किसान जो होता है, किसान जो होता है वो किसी भी जमीन में अगर मशागत करे तो बंजर जमीन में भी फूल उठा सकता है, फसल उगा देता है। तो हम कांग्रेस विचारधारा के मुजफ्फर साहब के कार्यकर्ता हैं। हम जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में हमारी सत्ता काफी सालों से, काफी अरसे से नहीं है, लेकिन हम डट के लोगों के बीच जाकर काम करने वाले लोग हैं। मुद्दे आएंगे जाएंगे, जब तक जनहित का मुद्दा रहेगा हम उनके साथ लड़ते रहेंगे। अगर जनता ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम जो सर्वेक्षण करेंगे, स्वाक्षरी लेंगे, अगर जनता ने बता दिया कि दीप भाई ये हमें कचरा हमारे बगल में चाहिए, मैं पहला रहूंगा जो वहां पे जाके समर्थन करूंगा, क्योंकि जनता को चाहिए। लेकिन अगर जनता को नहीं चाहिए तो हम उसी डंपर के नीचे आके अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी बात की है आपने दीप काकड़े जी। जैसे कि शिवसेना की ही एक जो नगर सेविका है महिला स्नेहा पांडे, उनके जो पति है शैलेश पांडे, उन्होंने ऐलान किया था करीब फरवरी की मैं बात बता रहा हूँ, 5 महीना पहले, कि अगर यहाँ पर सूखे कचरे का प्रोजेक्ट अगर आता है रामदेव परिसर में तो वो आत्मदाह करेंगे। इस तरह से अब आप भी जो है कि यही आपका बयान आ रहा है कि अगर लोगों के हित में नहीं है और घबराना अगर लादा जाता है, थोपा जाता है या डंपिंग प्रोजेक्ट लाए जाते हैं तो आप भी डंपर के आगे सो जाएंगे। यस, ये आपका ठीक है, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा कि आपकी भूमिका क्या रहेगी या इस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा। दूसरे मुद्दे की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगा कि आपने अस्पतालों को लेकर काफी सारे पत्र व्यवहार किए हैं, काफी सारी मीटिंगें की है संबंधित प्रशासन से। वो मामला कहाँ तक पहुंचा है कि जो कोरोना कार्यकाल में जिन निजी अस्पतालों ने लूटमार की है, सरकारी पैसे को हजम किया है, खाया है, वो कहाँ तक वो मामला पहुंचा है, उस बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ। क्विक ब्रीफ, अक्टूबर 2020 से हमारा ये मामला चलते आ रहा है। हमने आपके चैनल के माध्यम से भी दर्शकों को काफी बार उस विषय के बारे में बताया है। फिलहाल का स्टेटस ऐसा है कि सभी अस्पतालों की जो डेटा है, जो इनका आईपीडी डेटा है, वो डेटा कलेक्टर साहब ने मंगवाया है हमारी लगातार कोशिशों के बाद। हाल ही में माननीय जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर जी, स्टेट अथॉरिटी जो है, स्टेट हेल्थ एश्योरेंस अथॉरिटी जो महाराष्ट्र शासन की है, जो ये योजना चलाती है, वो अथॉरिटी के लोग जिला शल्य चिकित्सक यानी जो वैद्यकीय विभाग है जिले का, वो लोग और हमारी मीटिंग हाल ही में रखी गई थी। उसमें भी काफी सारे मुद्दों का चयन हुआ। उसमें आधिकारिक रूप से मैं कहना चाहता हूं कि विधि विभाग भी अभी इन्वॉल्व हुआ है जिलाधिकारी का, कि इसमें कौन से फौजदारी कलम और हॉस्पिटलों पे कौन सी कार्रवाई हो सकती है, भी उसके ऊपर काम शुरू है। करीबन 1200-1500 पेशेंट्स का डेटा निकला है, जिनके कुल मिला के 12 से 18 करोड़ की अभी रकम है जो रिफंड होने के लिए आएगी। उसकी स्क्रूटनी शुरू है कि उसमें से कितने लोग पात्र हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते, उसमें और थोड़ा समय जाएगा। इन भ्रष्टाचार, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा था कि ये सरकारी योजना होने के बावजूद जनता को उसका फायदा नहीं मिल रहा था। 8 महीने से हम इस पर लड़ाई कर रहे थे। हमें जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के तहत स्टेट हेल्थ एश्योरेंस के जो अधिकारी थे, उसमें से डॉक्टर प्रीति जेट्टी, श्री चंद्रशेखर कस्बे और विजेंद्र गायकवाड़, ये 3 अधिकारियों को नौकरी से कम कर दिया गया है। हमारी मांग थी कि उनको बरतरफ किया जाए, लेकिन जितनी मुझे जानकारी आई है कि अब तक उनका रेजिग्नेशन लिया गया है, मतलब उनको नौकरी से निकाला गया जरूर है, लेकिन उनपे कार्रवाई उसके बावजूद अभी नहीं हुई है। तो उनपे भी फौजदारी कार्रवाई करने के लिए हमने हाल ही में स्टेट हेल्थ एश्योरेंस की जो सीईओ है सुधाकर शिंदे जी, उनसे मुलाकात करके उनको आवेदन दिया है कि आप उनको ऐसे खुले में मत छोड़िए, क्योंकि उन्होंने सरकारी योजना पे बहुत बड़ा दाग लगाया है, और जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये विषय आगे कोई मिसाल कायम नहीं कर पाएगा। तो 2 तरह से अभी फिलहाल विषय चल रहा है कि 3 अधिकारियों को जो है बरतरफ किया गया है या कम किया है नौकरी से, और उसकी जगह दूसरे अधिकारी आए हैं। मैं आशा करता हूं कि वो ईमानदारी से काम करेंगे। और दूसरी जगह पे फैमिली केयर अस्पताल, भक्ति वेदांत अस्पताल, कस्तूरी अस्पताल और चिरायु अस्पताल, इनको फाइनल नोटिस दी गई है
कि भाई आपका जवाब अगर हमें नहीं मिला तो हमें आपको अगले 7 दिनों के अंदर आपका अस्पताल बंद करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना पड़ेगा और आपको फौजदारी कार्रवाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। इस तरह से ये विषय अभी यहाँ पे आके रुका है। हमारा अंदेशा है कि 15 दिनों के 8 दिनों के आसपास लोगों के रिफंड्स के जो है वो ऑर्डर्स इनिशिएट होंगे और उसमें से फिर स्क्रूटनी होते हुए लोगों के एक एक करके रिफंड आगे बढ़ेंगे। मतलब जो जानकारी दी है उस जानकारी से जरूर हमारे नागरिकों का फायदा होगा, उन्हें और अच्छी जानकारी मिलेगी कि कोरोना के संकट के समय में जिन लोगों ने इन चारों अस्पतालों में इलाज किया है और जो उन्होंने पैसा वहां पर दिया है वो पैसा वापस मिलने की अब उम्मीद बहुत हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इन्हीं अस्पतालों ने जो लूटमार मचा रखी थी, उस लूटमार में जो अधिकारी शामिल थे उन अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। भले ही उनसे आज राजीनामा की शक्ल में उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है, लेकिन उन पर कार्रवाई जरूर हुई है। अब देखना है कि इन चारों अस्पतालों पर भी किस प्रकार की कार्रवाई होगी। इनके संचालक और उस वक्त के काम करने वाले जो डॉक्टर हुआ करते थे उन पर राज्य सरकार का आरोग्य विभाग किस प्रकार की कार्रवाई करता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो यहाँ पर साफ दिखाई देती है कि दीप काकड़े और उनकी टीम ने 2 साल से जो लड़ाई की शुरुआत की थी, उस लड़ाई को अब अंजाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और वो सच्चाई की जीत होती हुई भी साफ साफ दिखाई दे रही है कि लोगों के न्याय के लिए, लोगों के हित के लिए उन्होंने जो बीड़ा उठाया था आज से वो अंजाम तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी काबिलियत है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे उन मरीजों के लिए जिनकी ये लड़ाई ये खुद लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा महेंद्र। धन्यवाद।